जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव में सावधानियाँ। ठीक, तो इसी के अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट है, और उसी में ये इस लेसन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसी में समाहित हो जाएंगी। ठीक है, कि निर्माण, प्रयोग और रख रखाव में सावधानियाँ। तो पहला प्रश्न है कि भाई शिक्षण जो सामग्री है उसका निर्माण करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई उद्देश्य की पूर्ति, इस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए शिक्षण सामग्री का निर्माण करते समय कि भाई जो हम चीज़ बना रहे हैं क्या वो उद्देश्य की पूर्ति कर रही है। और लागत मूल्य के अंतर्गत हमें यह ध्यान देना चाहिए कि भाई बहुत अधिक लागत ना आए, जो कॉस्ट हो वो लो हो। और आकार आकार में क्या है कि ये मतलब जो शिक्षण सामग्री का आकार है वो इतना छोटा नहीं होना चाहिए, ना इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि जो क्लास में पीछे बच्चे बैठे उनको दिखे ही ना। ठीक, तो शिक्षण अधिगम सामग्री का आकार कक्षा कक्ष के आकार एवं छात्र संख्या के अनुसार होना चाहिए। प्रमुख बिंदुओं का प्रदर्शन। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में प्रमुख बिंदुओं का समावेश जो है वो बहुत आवश्यक रूप से होना चाहिए। शिक्षण सामग्री पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाने से उसके महत्व एवं उपयोगिता में वृद्धि होती है। ठीक, तो ये कुछ सावधानियां थी। आगे है कि शिक्षक को सहायक शिक्षण सामग्री का चयन करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो ये भी देख लेते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में सावधानियां। पहला पॉइंट है कि यह कहना 100% सत्य है कि सहायक सामग्रियों की सहायता विद्यार्थियों को सीखने में सहायता मिलती है। ठीक, किसकी सहायता से? जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। दृश्य सामग्री से संज्ञानात्मक उद्देश्य, श्रव्य सामग्री से संज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्य तथा श्रव्य दृश्य सामग्री से संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा कौशलात्मक तीनों क्षेत्रों के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। विद्यार्थियों के सीखने की गति एवं मात्रा इस बात पर निर्भर होगी कि कौन सहायक सामग्री प्रस्तुत की जाती है, कौन सी सहायक सामग्री प्रस्तुत की जाती है। क्या यह शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य, पाठ्य वस्तु और विद्यार्थियों के मानसिक विकास के अनुकूल है। तीसरा पॉइंट है कि भाई सामग्री कैसे प्रस्तुत की जा रही है अथवा शिक्षक उसका कैसे प्रयोग कर रहा है। आगे है कि शिक्षक सहायक सामग्री का कैसे प्रयोग करें, इस संबंध में कुछ बिंदु हैं, देखेंगे कि शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग कैसे करें। तो उचित गुणों अथवा विशेषताओं वाली सहायक सामग्री को ही कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों की दृष्टि से प्रयोग करना चाहिए। और शिक्षक को इस संदर्भ में शिक्षण के प्राप्त उद्देश्यों के अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। सहायक सामग्री के प्रयोग के पूर्व विद्यार्थियों को उसके प्रयोजन को स्पष्ट कर देना चाहिए। विद्यार्थियों को पता हो जाए कि उन्हें नमूने, मॉडल, चित्र, मानचित्र, फिल्म आदि में किन बातों को देखना है और कैसे देखना है आदि। सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय विद्यार्थी को सक्रिय रूप से भाग ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब जब सहायक सामग्री का प्रयोग हो रहा है तब विद्यार्थी को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिना उसकी सार्थक सहभागिता के उसकी सक्रियता व रुचि पाठ में नहीं विकसित हो सकेगी। शिक्षक को आत्मविश्वास के साथ सहायक सामग्री कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों के सहायक सामग्री संबंधी प्रश्न एवं जिज्ञासा को पूरी तरह शांत करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विद्युत चालित अधिगम सामग्री का प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे है कि कुछ सावधानियाँ, जैसे कि मॉडल का भलीभांति पहले अध्ययन कर लेना चाहिए। मॉडल के कनेक्शन भलीभांति लगाने चाहिए। नंगे तारों को छूना नहीं चाहिए। रबड़ की चप्पलें या जूते पहनकर कार्य करना चाहिए। किसी अध्यापक की सहायता से कार्य करना चाहिए। और घर की बिजली की बजाय आप सेल का प्रयोग करें। ठीक, और यहाँ जैसे सूक्ष्मदर्शी, सरल खगोलदर्शी, रेडियो आदि का निर्माण करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए। पेड़ पौधों का एकत्रीकरण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई विषैला जीव काट न ले। ठीक, इसी प्रकार रसायन का प्रयोग करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए, इनका गलत प्रयोग घातक हो सकता है। तो यहाँ पे विद्युत चालित अधिगम सामग्री का प्रयोग करते समय कौन से सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। आगे है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का परिचय दीजिए तथा अधिगम सामग्री किस तरह की होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत
अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री, अध्यापक को पहले भली भांति समझ लेना चाहिए कि श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण के लिए सहायक सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन से पूर्व यह निश्चित कर लिया जाता है कि इसका उपयोग करना उचित है अथवा नहीं। बिना आवश्यकता के इस सामग्री का उपयोग करना पाठ को प्राणहीन तथा अरोचक बनाता है। अधिक महंगी सामग्री का प्रयोग यथासंभव कम किया जाए। अध्यापक को चाहिए कि उपलब्ध साधनों का उपयोग करते समय उचित सामग्री प्रस्तुत करे। सामग्री के उपयोग में अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उपयोग के तुरंत बाद इसे हटा देना चाहिए, अन्यथा लड़कों का ध्यान पाठ से अधिक उस सामग्री पे हो जाएगा। इस सामग्री का उपयोग पाठ के उद्देश्यानुसार योजनाबद्ध विधि से करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे पॉइंट्स लिखा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले भाई कोई भी सामग्री होगी तो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो, ऐसी होनी चाहिए। ठीक कि वो क्या हो, शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो, सुंदर एवं आकर्षक हो, कक्षा में सभी छात्र सरलता से देख सकें, बहुत छोटी ना हो, उपयोगी होनी चाहिए, छात्रों की उत्सुकता जागृत करने वाली हो, एक में केवल एक विचार प्रदर्शित हो। ठीक, तो अब श्रव्य सामग्री का कहाँ प्रयोग करें, तो जब वस्तु भाई इतनी बड़ी हो कि कक्षा में ना आ सके, जैसे हाथी, तब आप श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। और कोई भी वस्तु इतनी छोटी हो जो आसानी से नहीं देखी जा सकती, जैसे एटम हो गया, तब आप कर सकते हैं। और जो वस्तु सरलता से उपलब्ध ना हो, जैसे पुराने सिक्के, तब आप कर सकते हैं। जब वस्तु तीव्रगामी हो, जैसे जहाज, तब आप श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट लिखे हुए हैं जब आप श्रव्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। आगे है कि श्रव्य सामग्री कब और कैसे प्रयोग किया जाए, कब और कैसे प्रयोग किया जाए। तो श्रव्य सामग्री को प्रस्तावना में छात्रों की पाठ में रुचि जागृत करने में, प्रस्तुतिकरण में सूक्ष्म तथ्यों, कठिन व जटिल कारकों, सिद्धांतों तथा भावों को स्पष्ट करने में, पुनरावृत्ति में एवं पाठ के मूल्यांकन में प्रयोग करना चाहिए। श्रव्य सामग्री का प्रयोग कक्षा में तभी करना चाहिए जब शिक्षक उसकी नितांत आवश्यकता महसूस करे। यह सामग्री छात्रों के समक्ष इस ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए जिससे छात्रों को इनमें प्रदर्शित विषय वस्तु के अवलोकन तथा चिंतन करने के लिए पर्याप्त समय तथा अवसर मिले, और श्रव्य दृश्य सामग्री उतनी ही देर छात्रों के समक्ष रखी जाए जितनी देर उसके अवलोकन की आवश्यकता हो। यह सामग्री आवश्यकता से अधिक समय तक प्रदर्शित करते रहना समय का अपव्यय होता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए, और 2019 में आया भी है। सबसे पहले कि उचित स्थान, तो शिक्षण सामग्री को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां सीलन एवं दीमक ना हो। ऐसे स्थान पर रखने से सामग्री नष्ट होने का जो खतरा होता है, वो क्या होता है, खतरा बना रहता है जहां पर सीलन और दीमक हो। तो इसलिए ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां सीलन और दीमक ना हो, उसको स्वच्छ एवं सूखे स्थान पर होना चाहिए। कीड़ों से बचाओ, तो शिक्षण सामग्री जैसे चार्ट, चित्र, पोस्टर, प्रतिमान आदि को झींगुर, चीपा तथा अन्य कीड़ों से बचाना चाहिए। ये कीड़े बॉक्स में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। दीमक एवं कीड़ों को नष्ट करने हेतु किसी कीटनाशक जैसे एल्ड्रिन आदि दवा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसी अच्छी वस्तुओं का प्रयोग, तो शिक्षण सामग्री के निर्माण में अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। सफाई, तो जिस स्थान पर शिक्षण अधिगम सामग्री को रखा जाए उस स्थान की सफाई अति आवश्यक है। अतः शिक्षण अधिगम सामग्री के अधिक समय तक संरक्षण के लिए एक निश्चित समय के बाद उस स्थान की सफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि गंदगी होने पर विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं जिनमें शिक्षण अधिगम सामग्री के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। ठीक, तो इसी के साथ आज का जो ये हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसी के साथ शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के जितने भी यहाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस वीडियो के साथ यहीं पे समाप्त होते हैं। ये अंतिम वीडियो था। ठीक, इस आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं इस पेपर से रिलेटेड वो सभी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन जितना भी टॉपिक था यहीं पे समाप्त हो गया है। ठीक, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।